क्या हाल चाल है सभी का। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। घर रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। मैं रिंकल कामरा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, जो कि क्रैश कोर्स है आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, और आज उसकी क्लास 6 है, यानी 6 क्लास है। इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं। जो यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो आप वो 5 वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी यूज़फुल है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी 6 क्लास है, वो है टॉपिक फंडामेंटल राइट्स पर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट्स। समझना, मौलिक अधिकारों की बात हमारे संविधान के भाग 3 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 3 में। और हम अच्छे से समझते हैं कि भाग के अंदर क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, यानी आर्टिकल्स होते हैं। और भाग 3 में जो आर्टिकल हैं वो हैं 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। देखो, मौलिक अधिकार हमारे वो अधिकार हैं जिनसे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। कोई भी वंचित, चाहे कोई गवर्नमेंट हो हमारी, चाहे हमारा पार्लियामेंट क्यों ना हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था भी क्यों ना हो, अगर कोई हमको उनसे वंचित रखता है तो उसको मांगने के लिए हम न्यायपालिका जा सकते हैं। तभी हम बोलते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं, जस्टिसेबल है, यानी न्यायोचित हैं। या इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे बाध्यकारी हैं, कि ये अधिकार तो हमें मिलेंगे, ये बाउंडेड होते हैं। अब हम बात करें कि मौलिक अधिकार कंसेप्ट हमारे देश में कहाँ से आया, तो बोलेंगे इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है, भारत में, संविधान में, अमेरिका से आया है। नेक्स्ट, एक बात और सुनी होगी आपने कि मौलिक अधिकारों को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं भाई? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों बोलते हैं इसे? देखो, मैग्ना कार्टा बोलने का रीज़न है इसे, एक राजा थे किंग जॉन, 1215 की बात है और ये ब्रिटेन की बात है। ब्रिटेन में उस राजा ने अपनी प्रजा को कुछ लिखित में अधिकार दिए। बोला कि आप अगर मेरी प्रजा रहोगे तो ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। और उन्हीं अधिकारों को उसने क्या बोला था? मैग्ना कार्टा। और कुछ ही यहाँ पर हमारे ये राइट्स हैं, इस वजह से इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है। और अमेरिका में ऐसे राइट्स को हम क्या बोल देते हैं? बिल ऑफ राइट्स, जिससे कोई भी नहीं छीन सकता। बिल ऑफ राइट इन अमेरिका। अगर हम बात करें कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 टाइप के हैं, 6 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं भाई? 6 प्रकार के। पहले 7 प्रकार के होते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट एक्ट से, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया, हम बाद में बात करेंगे। अब 6 टाइप कौन कौन सी है वो भी हम समझ लेते हैं। पहली है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। किसका अधिकार भाई? समानता। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की गई है कि भाई कोई भी कानून से बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे सब समानता की बात की गई है कि सभी को भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, जाति धर्म लिंग के आधार पर, है ना। छुआछूत नहीं करेंगे। ये सब बातें हम यहाँ पर बात करेंगे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी बात आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक की गई है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप चीज़ों को समझ लीजिए, आपको ये क्लियर हर चीज़ हो जाएगी और हिंदी में भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आर्टिकल 23 और 24 में बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ, कि हम किसी शोषण नहीं करेंगे ना, किसी लेबर का, या कोई भी 14 साल से कम बच्चा रोजगार नहीं कर सकता। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो या कोई भी संस्था धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगा सकती। कोई संस्था, कोई गवर्नमेंट, कोई भी नहीं लगा सकता। आर्टिकल, ये बात की गई आर्टिकल 25 से 28 में। याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ पर बात की गई, फ्रीडम की कहाँ पर की गई और स्वतंत्रता की बात कहाँ की गई है। इसकी 25 से 28 में। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 29 और 30। यहाँ पर कल्चर मतलब है सांस्कृतिक, और शिक्षा के अधिकार हैं अल्पसंख्यक के। पहली बात, हमारे संविधान में कहीं पर अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। केवल हिंदुओं को छोड़कर सभी धर्म किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कई बारी कि हमारे किन मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक की बात की गई है, तो बोलेंगे 29 और 30 में की गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32।
संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखो ये जितने भी राइट्स हैं ये इसको बचाता है। अगर ये आर्टिकल 32 ना होता तो ये सभी राइट्स, सभी आर्टिकल जितने मैंने बताए हैं इक्वलिटी, इनकी सभी राइट्स, इनका कोई फ़ायदा ना होता। इनका ये उपचार करता है। अगर इन मौलिक अधिकारों का कोई वंचित रखता है तो उसका ये उपचार करता है। मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस आर्टिकल के तहत, अगर कोई आपके एफआर फंडामेंटल राइट्स आपको उनसे वंचित रखता है। तभी इसको बोला गया है संविधान की दिल और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की दिल और आत्मा आर्टिकल 32 को बोला गया है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसा किसी ने व्यक्ति ने बोला संविधान के आर्टिकल 32 को दिल और आत्मा। क्लियर हो गया? तो ये 6 राइट्स हैं हमारे। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल, ये मैंने आपको 14 से स्टार्ट किया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे 12 और 13। 12 क्या बोलता है और 13 क्या बोलता है, क्लियर है? देखिए आर्टिकल 12 और 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्लियर नहीं होते हैं, है ना। अगर नया क्वेश्चन बना तो यहाँ से बिल्कुल बन सकता है, अच्छे एग्जाम्स में तो आ ही रहा है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 12 क्या बोलता है, ये बोलता है, ये डेफिनेशन देता है स्टेट की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। चीज़ों को समझो, स्टेट क्या है। देखो भाई मैंने बोला कि आपको आपके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रह सकता, वो कौन है, वो स्टेट है। तो फिर स्टेट क्या हुआ यहाँ पर? देखो स्टेट यहाँ पर है कि पार्लियामेंट हो, यानी संसद कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि आपके मौलिक अधिकार से आपको वंचित रख रहा होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल हो। भाई हरियाणा का लेजिस्लेचर या हरियाणा का विधानसभा ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे आपके मौलिक अधिकार वंचित हो रहे हों। या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो, या कोई लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपके मौलिक अधिकार वंचित होते हो। एक इसमें लिखा गया अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। ये अदर अथॉरिटी न्यायपालिका ने इसको बार बार इंटरप्रेट किया है। एक चीज़ समझना, अब संविधान में लिखा है अदर अथॉरिटी, ये अदर अथॉरिटी कौन हो सकता है? इस चीज़ को इंटरप्रेट हमारी न्यायपालिका करेगी। इस वजह से न्यायपालिका को संविधान का इंटरप्रेटर भी बोला जाता है, यानी संविधान के व्याख्याकार किसे बोला गया है? न्यायपालिका को, ठीक है। अदर अथॉरिटी में कुछ भी आ सकता है, IOCL है ना। भाई IOCL भी एक स्टेट है कि वो ऐसे कुछ भी काम नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार वंचित होते हो, है ना। ONGC है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो ये बार बार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई और स्टेट को बॉर्डर डिफाइन किया गया कि स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है। अब मैं अगर आर्टिकल 13 की बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इससे हम कई केसेस की बात भी करेंगे। देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 थोड़ा समझ लीजिए बस, मैं आपको इसके नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 बोलता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 3 बोलता है मीनिंग ऑफ लॉ। अब क्लियर करना हर चीज़ को। भाई देखो जब हमारा संविधान बन चुका था, जब संविधान बन चुका था उससे पहले बहुत सारे लॉ पास हो चुके हैं, RBI का एक्ट पास हो चुका है। अब 13 बोलता है कि ऐसे जितने भी पिछले लॉ हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे, वो एप्लीकेबल रहेंगे अगर वो मौलिक अधिकार को वंचित नहीं रखते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर कोई ऐसा लॉ है जो संविधान आने से पहले बन चुका है, अगर वो मौलिक अधिकार को वंचित रखता है तो वो उससे निकाल दिया जाएगा, नहीं फिल्टर कर दिया जाएगा। भाई मान लो इसके अंदर कोई लॉ है या RBI का कोई RBI एक्ट है, ठीक है, RBI एक्ट इसमें है। अब RBI एक्ट अगर मौलिक अधिकार को जिस चीज़ को वंचित रखता है बस उस चीज़ को निकाल दिया जाएगा और सभी आगे एप्लीकेबल रहेंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भाई ऐसा कोई लॉ नहीं बनेगा संविधान के अंदर, ऐसा कुछ नहीं डाला जाएगा जो मौलिक अधिकार से वंचित कर रहा होगा। और यहाँ पे दिया मीनिंग ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कोई अध्यादेश भी हो सकता है। भाई प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया जो मौलिक अधिकार को वंचित कर रहा हो, कोई भी ऑर्डर जारी कर दिया, तो ऐसा भी नहीं होगा। ये सभी किस में आएंगे? लॉ में आएंगे। तो इसको लगातार इंटरप्रेट किया गया 13, फिर 4 भी डाला गया इसके अंदर। अब हमें समझना है यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 13 का 4 थोड़ा हमको और क्लियर करेगा हर चीज़ को। कुछ केसेस हमें यहाँ पर जानने होंगे। देखो
देखो ध्यान से, देखो एक केस हुआ, केस का नाम है, सबसे पहले केस है शंकरी प्रसाद केस। तो इसके आपको डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत। शंकरी प्रसाद केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 केस। ये 1951 में केस हुआ था। इस केस ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, यानी जो ये लॉ है, जो ये है, इसका मतलब संविधान संशोधन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब संविधान संशोधन नहीं है। यहाँ लॉ का मतलब संविधान यानी क्वेश्चन अमेंड नहीं है। इसका मतलब FR क्या हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं। इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है वो है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस, और गोलकनाथ केस ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1967 में हुआ था। इससे पहले एक सज्जन सिंह केस भी हुआ है। इस केस ने बोला कि मौलिक अधिकार चेंज नहीं हो सकते, कैन नॉट बी अमेंडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये बोलता है कि लॉ का मतलब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही है, यानी ये लॉ चेंज नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है कि गोलकनाथ केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसने एकमात्र ऐसा केस हुआ है जिसने बोला है कि मौलिक अधिकार चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये टाइम है 1971 का, और 24वें संशोधन से इसने बोला कि मौलिक अधिकार चेंज हो सकते हैं। फिर से हमारे मौलिक अधिकार अमेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे ऐतिहासिक केस है जिसको आपको याद रखना है, केशवानंद भारती केस 1973। ये बहुत ऐतिहासिक केस है। केशवानंद भारती केस क्या बोलता है कि मौलिक अधिकार चेंज तो हो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। ये सबसे ऐतिहासिक केस इस वजह से है क्योंकि इसमें 13 जजों की बेंच थी। 13 बेंच, यानी जो बेंच थी वो 13 जजेस की थी। 13 जज बैठे थे इस केस के अंदर, 13 जजेस की बेंच। आज तक का सबसे बड़ा केस ये है, सबसे बड़ा ऐतिहासिक केस यही है क्योंकि इसमें आज तक सबसे बड़ी बेंच बैठी है, ठीक है। तो ये हमारा है, क्या हमारे मौलिक अधिकार चेंज होंगे या नहीं होंगे, अमेंडिंग प्रोसेस बताता है। क्या बताता है, अमेंडिंग प्रोसेस बताता है कि शंकरी प्रसाद ने बोला कि मौलिक अधिकार चेंज हो सकते हैं। ये केस था राइट टू प्रॉपर्टी पर, हम वहाँ पे भी बात नहीं करेंगे, इसी जजमेंट की बात कर रहे हैं। गोलकनाथ केस ने बोला कि चेंज नहीं होंगे और फिर से चेंज होने स्टार्ट किए। केशवानंद केस बोलता है कि मौलिक अधिकार चेंज तो होंगे, कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट मौलिक अधिकार चेंज तो होंगे बट कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूलभूत ढांचा नहीं बदला जाएगा, उसके अलावा मौलिक अधिकार चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किस केस ने दिया, केशवानंद भारती केस ने दिया। केशवानंद भारती केस कितने जजेस की बेंच थी, 13। ये कौन बना करोड़पति में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था कि सबसे बड़ा जो केस हुआ है केशवानंद भारती केस, उसमें कितने जज थे, 13 जज थे। इसमें 50% से ज़्यादा जो बोलता है वही जजमेंट मानी जाती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये टाइम टाइम पर न्यायपालिका ने इंटरप्रेट किया है। जैसे अगर हम बात करें, अगर जैसे इसने बोला कि सेकुलर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेडरलिज्म भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कि हमारा देश का कोई धर्म नहीं होगा, ये सेकुलर बताता है। यानी संविधान में सब कुछ अमेंड हो सकता है पर ये अमेंड नहीं हो सकता, यानी हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म। और हम और बात करें जुडिशियल रिव्यू, भाई अगर संविधान से बाहर जाकर पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकता है, इस जुडिशियल रिव्यू। इंदिरा गांधी ने कुछ चेंज किया था संविधान में, आर्टिकल 368 क्लॉज 4, इतना याद नहीं रखना है। उसने बोला था 42nd अमेंडमेंट से कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो न्यायपालिका उसे चेक नहीं कर सकती, लेकिन फिर से उसको चेंज कर दिया गया और बाद में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया। मिनर्वा मिल्स के केस के अंदर, मिनर्वा मिल केस हुआ था और उस केस में जुडिशियल रिव्यू यानी न्याय पुनरावलोकन किसका हिस्सा बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया। ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये बहुत सारे ऐसे सोशलिज्म है हमारा,
डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सभी संविधान के मूलभूत ढांचे में डाल दिए गए। क्लियर है यहाँ तक? सुपरमेसी ऑफ लॉ। अब एक बात और समझना, आप बोलोगे कि पहले शंकरी प्रसाद केस था, फिर सज्जन सिंह केस आया, फिर केस आया हमारा गोलकनाथ केस। हमेशा जो जजमेंट है वो मौलिक अधिकारों पर दी गई है, यानी इसका मतलब है कि ये भी जजमेंट मौलिक अधिकारों पर है, ये इसको भी बदला जा सकता है। हाँ, इसको बदला तो जा सकता है, लेकिन एक शर्त होगी कि जो बेंच है जजेस की वो इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी 15 जजों की बेंच, 15 जजों की बेंच बैठती है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बदला जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। तो ये हमने समझा अमेंडिंग प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे मैं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो सेकुलर है और फेडरलिज्म है वो किस केस के बाद, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, किस केस के बाद वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा कि हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, और एक पूछा कि सेकुलर और फेडरलिज्म किस केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बने। तो ये क्वेश्चन आज हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार क्या है, अमेंडिंग प्रोसेस, यानी क्या हम मौलिक अधिकार को अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सब बातें हमने जानी। याद रखना है कि मौलिक अधिकार चेंज तो हो सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर किसने बताया हमको? केशवानंद भारती केस ने बताया है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर ये क्लास आपको अपने यूज़फुल लगती है तो दूसरे के लिए यूज़फुल रहेगी, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू।